नमस्कार, मैं उत्कर्ष मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल और स्टेट रिलेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी। अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे रिलेट करना है। फेडरलिज्म से तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्केलेटन है, लेकिन इस स्केलेटन को कंप्लीट बॉडी बनने के लिए विंग्स, मसल्स, ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती है। अब फेडरलिज्म का मतलब इतना हुआ पावर शेयर करना स्टेट और सेंट्रल के बीच में। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तब की जो फेडरल वैल्यूज थी या फेडरलिज्म स्पिरिट्स थी वो एक अलग लेवल पर प्रैक्टिस कर रही थी, और 1990s के टाइम पीरियड पे जो अलग तरह से प्रैक्टिस की जा रही थी और आज के टाइम पर जो अलग प्रैक्टिस की जा रही है, देखो वही देश है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स है उसने जो क्या किया, जो अलग वैल्यूज़ हैं जैसे कि फेडरलिज्म, उसको चेंज किया। ये जो अलग अलग फेजेस रहे इंडियन फेडरलिज्म के, तो आइए इसको समझते हैं प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स के ज़रिए। अब बात करते हैं 1950 से 1965 में जो फेडरलिज्म की फाउंडेशन जवाहरलाल नेहरू जी ने खड़ी की थी। नेहरू जी ने सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन चलाए। इसके पीछे एक रीज़न यह भी था कि 1950 से 1965 तक ज़्यादातर स्टेट में और सेंटर में कांग्रेस ही रूल कर रही थी, इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था, और अगर कुछ थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते भी थे वह न्यू स्टेट बनाने के लिए होते थे। सेंटर स्टेट में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और डेवलपमेंटल पॉलिसी बनती थी, इन पॉलिसीज़ में स्टेट को कोई दिक्कत नहीं होती थी। स्टेट्स वर्क वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एट दैट टाइम, क्योंकि स्टेट यह सोचती थी कि यह पॉलिसी सेंटर ने बनाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी समय पर पॉलिटिकल पार्टी डर्टी पॉलिटिक्स करती हैं। अगर सेम सिनेरियो में बस हम ये कहें कि सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो कहेंगे कि पॉलिसीज़ अच्छी नहीं हैं, सेंटर गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही। 1967 के इलेक्शन में जो कांग्रेस का डोमिनेंस था वह डिक्लाइन होने लगा था। नो डाउट सेंटर में कांग्रेस ही थी, लेकिन स्टेट में कांग्रेस हार चुकी थी। फिर 1967 में अलग अलग रीजनल लीडर उभरने लगे, जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई। धीरे धीरे रीजनल लीडर उभर रहे थे गुजरात में, बिहार में। अब यहाँ से फेडरलिज्म की बात शुरू होती है, क्योंकि वो अलाइनमेंट नहीं बन रही थी सेंटर में और स्टेट में। अब यहाँ से हमें फ्रिक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि सेंटर में अलग पार्टी है और स्टेट में अलग पार्टी। अब बात करते हैं 90s के दौर की। कांग्रेस डोमिनेंस कंप्लीटली खत्म हो गया था। अब यहाँ से शुरू होता है एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। जब भारत की राजनीति में गठबंधन की सरकार चलने लगी तब थोड़ा फ्रिक्शन कम देखने को मिलता है स्टेट और सेंटर के बीच में, और जब गठबंधन होने लगा तो स्टेट की पावर भी बढ़ने लगी और सेंटर और स्टेट को आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ा। इसी में दोनों का फायदा है और यही पहचान है एक मैच्योर फेडरलिज्म की। अब ओवरऑल बात करें तो 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेजिस्लेचर पावर का यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। तो इसमें 3 लिस्ट होती हैं। यूनियन लिस्ट में आता है डिफेंस, आर्मी, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस एंड हेल्थ, और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, एग्रीकल्चरल लैंड। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस ख़त्म हुआ, और साथ के साथ हमने समझा पिछले 70 साल के पॉलिटिकल प्रोसेस को, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।